हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब। तो ये हम अब अपना क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हम चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। इसे लास्ट वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर करा था इसका। जहाँ पे हमने वेदिंग टॉपिक को एंड कर दिया था। अब हम सेकंड एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है मास मूवमेंट। ओके, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एक एक टेक्निकल वर्ड का मीनिंग समझते हुए चलेंगे। These movements transfer the mass of the rock debris from the slope under the direct influence of the gravity. Okay, अब जो मास मूवमेंट वर्क करता है ना, ये प्रॉपर एक तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में ही वर्क करता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल है वही इसका मेजर सोर्स है इस influencing exogenic force का. That means air, water or ice do not carry any debris with them from place to place, but on the other hand the debris may carry it with it air, water or ice. ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि air, water और ice अपने साथ प्रॉपर वो लेके चलता है, but it is gravitational pull की वजह से सारा काम होता है. The movement of the mass may range from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of the material and including clip, flow, slide and fall. Okay, ये इन सब टेक्निकल वर्ड्स का मतलब हम आपको आगे समझाएंगे कि इनका डिफरेंस क्या होता है. Gravity exerts its force on all matters, both bedrock and the product of weathering. So weathering is not a prerequisite for mass movement, though it aids mass movement. Okay, हमने जब पढ़ा था कि weathering में जो एक बोल्डर होता है, जो स्टोन होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदिंग प्रोसेसेस. ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. तो वो ऑफ कोर्स मास वेस्टिंग में जरूर हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए प्री रिक्विजिट है. ठीक है, वो हेल्प जरूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मास वेस्टिंग सिर्फ उसी की वजह से होगी. मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर स्लोप रेदर देन ओवर अनवेदर्ड स्लोप. ओके, वेदर स्लोप में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो बहुत क्रश होता है. ठीक है, उसमें जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल और स्मॉल फॉर्म में होते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल पुल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द हार्ड और solid rock. Mass movements are aided by the gravity, and no geomorphic agent like running water, glacier, wind, waves and participates in the process of the mass movement. ठीक है, ये सारे mass movements are aided by gravity. सिर्फ gravity and no geomorphic agent, ये सारे agent उसमें ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते, बस वो एडेड बाय ग्रेविटी होता है. दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन, दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये आपको लाइन याद रखनी है कि मास मूवमेंट इरोजन के अंदर नहीं आता, और हम आपको बताएंगे भी इरोजन का मतलब भी क्या होता है. इरोजन का भी सेम ही मतलब होता है, लेकिन मास मूवमेंट उसमें कवर नहीं होता. Materials over the slope have their own resistance to distributing force and will yield only when force is greater than the shearing resistance of the material. एक कोई भी स्लोप पे, जैसे आप पहाड़ पे देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशनल वो स्लोप पर ही होते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहे होते, क्योंकि उनकी जो खुद की शेयरिंग फोर्स होती है, जो उनकी खुद की रुकने की क्षमता होती है, वो ग्रेविटेशनल पुल के कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहे होते. Weak unconsolidated material, thinly bedded rocks, fault, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation and torrential rain, scarcity of vegetation favor mass movement. ये सारी चीजें एजेंट नहीं है, बस उसको फेवर करती है. कैसे फेवर करती है कि कोई भी स्लोप है और स्लोप पे एक पत्थर बाई चांस अटका हुआ है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो उस पत्थर को नीचे गिरने में हेल्प कर सकती हैं. जैसे फॉल्ट्स हो गए कि वहां पे पत्थर के नीचे गड्ढा हो गया. ठीक है, स्टिपिंग डिपिंग बेड्स हो गए कि पूरी जो वहां पे सॉइल की लेयर थी वो ही खिसक गई. वर्टिकल क्लिफ्स हो गए कि वर्टिकल एक बहुत बड़ी एक तरीके से दरार सी आ गई है. ठीक है, और स्टीप स्लोप हो गया, एबिडेंट रेनफॉल हो गई, जिसकी वजह से वो एरिया स्लिपरी हो गया. तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो फेवर करते हैं मास मूवमेंट्स को. सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रीसीड्स मास मूवमेंट. ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जो मास मूवमेंट को प्रीसीड भी करते हैं. दे आर रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्लो टू मटेरियल अबव थ्रू नेचुरल आर्टिफिशियल मीन्स. ठीक है, कोई एक स्लोप है, सो यहाँ पे पत्थर है. ठीक है, और उसके नीचे एक कोई रॉक लगी हुई है जो उसको सपोर्ट दे रही है, और एकदम से वो रॉक हट जाए तो वो पत्थर ऑफकोर्स नीचे गिर जाएगा. तो वो ही बता रहे हैं कि रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स. जैसे ही स्लोप की हाइट मोर वर्टिकल की तरफ होती जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता जाएगा. ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल मीन्स, की एक बोल्डर और पत्थर के ऊपर ज्यादा हैवी मटेरियल रखा जा रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है और वो नीचे गिरता जा रहा है. ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल की वजह से हो रहा है. मटेरियल जो होते हैं वो रिमूवल ऑफ मटेरियल लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस हो गया. अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक हुआ, एक्सप्लोजिव्स हुआ, मशीनरी हुए. तो ये सारी चीजें जो हैं जो मास मूवमेंट्स में प्रीसीड करती हैं. ठीक है, कि उसकी वजह से हम मास मूवमेंट देख सकते हैं कि वो हो रहा है. हीविंग अप ऑफ सॉइल्स ड्यू टू द फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज, फ्लो एंड स्लाइड आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, हम जब से मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि तीन तरीके की मूवमेंट होती है. हीव होती है, हीविंग अप ऑफ सॉइल्स, फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज, सॉइल्स को हीव हो जाना, फ्लो एक फ्लो जैसे होता है, एक फ्लो में बह रहा है, और स्लाइड जैसे लो के स्लाइड होना.
ठीक है, ये 3 तरीके के हम मूवमेंट में देखते हैं, फ्लो, स्लाइड और हीव। मास मूवमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द 3 मेजर क्लॉजेस, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड्स। अब हम मास मूवमेंट्स के जो मूवमेंट है उसको पर्टिकुलरली 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड्स। स्लो मूवमेंट, creep is one type under this category which can occur on moderately steep soil covered slope. okay, ये creep जो होता है वो मतलब ये होता है कि धीरे धीरे से जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ गिरना। इस वन अंडर द कैटेगरी विच कैन अकर ऑन मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप। वो मॉडरेटली जो स्टीप सॉइल कवर्ड स्लोप होता है ये उसमें होता है, मतलब उसके लिए ऐसे वर्टिकल स्लोप की जरूरत नहीं होती। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इज एक्सट्रीमली स्लो एंड इम्पर्सिटेबल एक्सेप्ट फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन। हम लोग अगर हम रेयर तरीके से हम उसको रोज देख रहे हैं तो हम वो चीज अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे कि सच में वो जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ आया है। जैसे आप वहां पे देखते हैं कि आप कोई भी पहाड़ पे जा रहे हैं तो वहां पे पोल होता है या फिर वो होता है तो वो एक थोड़ा सा बेंड हुआ होता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो बेंड स्टार्टिंग से होता है, वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द क्रीप वो बेंड होता चला जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ क्रीप, जैसे सॉइल क्रीप हुआ, तैलूज क्रीप, लॉक ग्लेशियर क्रीप कैन बी आइडेंटिफाइड। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीप होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप इज सॉलिड फ्लक्चुएशन। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड फ्लक्चुएशन क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग सॉल्ट मासेस और फाइन ग्रेन रॉक डेब्रिस सैचुरेटेड और डुप्लीकेटेड विद वाटर। ठीक है, धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स का नीचे आना वो वाटर के मिक्सअप में और वाटर के कंपोजिशन में जो कि लिक्विड हो गया एक तरीके से, जिसे हम कीचड़ बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेट एरिया। मॉइस्ट टेम्परेट एरिया में हो गई ये प्रोसेस कॉमन, विच इज where surface melted over deeply frozen grounds and long continued rate respectively occur frequently. When the upper portions get saturated and when the lower parts are impervious to water percolation, flowing occurs in the upper parts. वही सब चीजें बताई हुई हमने अपने स्लो मूवमेंट पढ़ा। अब हम रैपिड मूवमेंट्स पढ़ते हैं। रैपिड मूवमेंट क्या होता है? दीज मूवमेंट्स आर मोस्टली प्रिवलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन्स एंड अकर ओवर जेंटल टू स्लोप्स। वो जो स्लो मूवमेंट होता था वो सिर्फ जेंटल स्लोप्स में होता था, रैपिड मूवमेंट वो जेंटल टू स्टीप स्लोप्स में होता है। मूवमेंट ऑफ द वाटर सैचुरेटेड क्लियरली और सिल्टी अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेसेस और हिल स्लाइड्स इज नोन एज अर्थ फ्लो। ओके, अर्थ फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द वाटर सैचुरेटेड क्लियरली, वाटर सैचुरेटेड वो मैटर होता है जैसे क्ले होता है, और सिल्टी अर्थ मटेरियल बहुत ही लाइट सिल्ट अर्थ मटेरियल होता है जो लो एंगल टेरेसेस और हिल स्लाइड से फ्लो होता है, वो हम अर्थ फ्लो बोलते हैं। क्वाइट ऑफन द मटेरियल स्लम्स मेकिंग स्टेप लाइक टेरेसेस एंड लीव्स एक्यूरेट स्केप्स at their heads and accumulation bulge at the top. When slopes are steeper, जब slopes steep होता है, even the bedrock especially of soft sedimentary rock like shallow dirt wet igneous rock may slide, ये सारी चीजें वो बताई गई। अब उसमें एक और कैटेगरी आती है मड फ्लो, ये हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम डायग्राम से समझेंगे सारी चीजें क्या होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द वेजिटेशन कवर एंड विद हैवी रेनफॉल, तो आपको ये देखना है कि जब भी मड फ्लो होगा ना, मड फ्लो हमेशा एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर में होता है या फिर विद हैवी रेनफॉल में। थिक लेयर्स ऑफ द वेदर मटेरियल in the absence of vegetation, with thick layers of the weathered material get saturated with water and either slowly or rapidly flow down along different channels. Okay, कोई vegetation cover नहीं, अगर vegetation cover होगा तो वो एक तरीके से जो भी slope, जो भी स्टोन है या फिर जो भी रॉक है वो उसको नीचे आने में रेसिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो वेदर्ड मटेरियल जो है वो धीरे धीरे सैचुरेट होकर वो वाटर के साथ नीचे आने लगता है। It would look like a stream of the mud within a valley. When the mud flow emerges out of a channel onto a piedmont or a plain, they can be very destructive and include floats, bridges and houses. जब mud flow आता है, जैसे हम पहाड़ से देखते हैं कि बहुत सारा पानी के साथ जो है मिट्टी और बोल्डर सारे उसे mud flow बोलते हैं, वो बहुत ही वेरी डिस्टर्बिंग हो सकता है जैसे हाईवेज और रोड और लोकल लोकेलिटी के लिए। Mud flows occur frequently on the slopes of erupting or recently erupted volcanoes. Of course है, ये genuinely है कि volcanoes होंगे तो वहाँ पे mud flow ज्यादा होता है क्योंकि उनको बार बार एक तरीके से वाटर और या फिर लावा की फॉर्म में लिक्विड मिल जाता है रॉक को अपने साथ कंबाइन करने के लिए। वॉल्केनिक एश डस्ट एंड अदर फ्रैगमेंट टर्न्ड इनटू मड ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लो डाउन एज अ टंग और स्ट्रीप्स ऑफ मड कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन हैबिटेशन। अब एक थर्ड टाइप होता है इसे डेब्रिस एवलांचेस व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमिड रीजन विद और विदाउट वेजिटेशन कवर। अब आप डेब्रिस एवलांचेस का क्या होता है इसके भी आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। वो ह्यूमिड रीजन्स में होता है, चाहे वो वहाँ पे वेजिटेशन हो या ना हो, से फर्क नहीं पड़ता। दिस डेब्रिस एवलांचेस कैन बी मच फास्टर देन मड फ्लो, ये मड फ्लो से काफी फास्टर हो सकता है। डेब्रिस एवलांचेस इज सिमिलर टू स्नो एवलांचेस। स्नो एवलांचेस जैसे प्रॉपर पूरा स्नो का ग्लेशियर्स में धीरे धीरे से स्नो एकदम रैपिड फॉर्म में नीचे आना। अब हम पढ़ते हैं लैंडस्लाइड्स। These are known as a relatively rapid and perceptible movements. The material involved are relatively dry. लैंडस्लाइड्स में हम जानते हैं कि जो रिलेटिव ड्राई होता है एज कम्पेयर टू द मड फ्लो, उसमें जैसे मड फ्लो में वाटर का सैचुरेशन और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। द साइज एंड द शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड्स ऑन द
नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूएशन इन द रॉक, द डिग्री ऑफ द वेदर एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। ठीक है, आप ये तीनों चीजें याद कर सकते हैं। स्टीपनेस और वो किससे, लैंडस्लाइड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप कैसी है, द डिग्री ऑफ वेदरिंग कैसा हो रहा है, और रॉक्स में डिसकंटिन्यूएशन कैसा है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दीज कैटेगरीज। अब एक हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्लम्प कैटेगरी क्या होती है। स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ द रॉक डेब्रिस विद अ बैकवर्ड रोटेशन। स्लिप होते रहते हैं लेकिन वो बैकवर्ड रोटेशन में आते हैं, हम आपको अभी फिगर से समझाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक प्लेस। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं स्लम्पिंग। स्लम्पिंग क्या होता है, स्लम्पिंग में जो सबसे मेजर चीज होती है उसमें ये होता है कि वो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक होता है। अब जैसे पहले ये स्लोप था, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इतना पोर्शन ही कट होता चला गया, तो ये जो उसका एक तरीके से स्टेपलाइज टेरेसेस बन गए हैं, और जो उसका स्लोप था ना वो पहले इतना स्टीप होता था लेकिन अब वो इतना जेंटल हो गया है, तो क्या हुआ, एक बैकवर्ड मूवमेंट हो गया कि वो आगे आने के बदले पीछे चला गया है और स्टीप स्लोप्स हो गए हैं, स्टीप स्लोप्स के बदले जेंटल स्लोप्स आ गए हैं उसमें। तो ये एक स्लम्पिंग होता है, आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मड फ्लो हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, वाटर सैचुरेशन के साथ जो अर्थ और क्लेली मटेरियल होता है तो वो धीरे धीरे ऐसे फैल होता रहता है। अब हम यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी देखते हैं। लैंडस्लाइड्स होते हैं वो स्लोप के थ्रू बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स वो एकदम से गिर जाते हैं क्योंकि उनकी शेयरिंग कैपेसिटी ग्रेविटेशनल पुल को रेसिस्ट नहीं कर पाती। और ऐसी रॉक फॉल होता है, जब भी हम याद रखेंगे फॉल होता है ना, तो उससे स्लोप का कोई ऐसे लेना देना नहीं होता। रॉक फॉल एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, वो फॉल हो जाता है, बस गिर जाता है। जैसे यहाँ से कोई फोर्स लगा है, कुछ भी हुआ, रेन हुआ, हैवी रेन हुआ, वो यहाँ से गिर जाएगा, वो स्लोप के ऊपर रोल होता हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऐसे यही होता है कि उसका जो बैकवर्ड रोटेशन हो जाता है स्लम्प का ऑफ अर्थ डेब्रिस। अब डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। जहाँ पे भी फॉल आएगा वहाँ पे फ्री फॉल ही हम मानेंगे उसको। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस फ्रॉम डाउन बेडिंग जॉइंटेड फ्लोर सरफेस इज रॉक स्लाइड। ठीक है, अगर वो रॉक स्लाइड हो रहा है तो उसे हम रॉक स्लाइड बोलेंगे। ओवर स्टीप स्लॉप्स रॉक स्लाइड इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। अब एक आप इमेजिन करिए कि स्टीप स्लॉप है, स्टीप स्लोप है और वहाँ पे रॉक स्लाइड हो रहा है, तो वो रॉक एकदम से कितनी हाई वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, तो जो नीचे की लोकेलिटी और एरिया होगा वो उसको पूरा डिस्ट्रक्ट कर देगा। रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ द रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप सरफेस कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। ओके, वो स्लोप से अलग रहता है। रॉक फॉल्स अकर फ्रॉम द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक फेस एंड अकरेंस दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ रॉक स्लाइड व्हिच अफेक्ट मटेरियल टू सब्सटेंशियल डेप्थ। ठीक है, रॉक स्लाइड में होके वो स्लाइड होके आएगी चीज और फॉल में डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली फॉल हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन। ओके, इरोजन ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है हमारे जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं उसके। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक डेब्रिस। हम सब जानते हैं कि इरोजन क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वेव हो गया, वाटर हो गया और विंड हो गया, तो वो अपने हाई वेलोसिटी से ऐसे फ्लो करते रहते हैं, और जैसे वो फ्लो करते रहते हैं तो जो मटेरियल और सेगमेंट्स होते हैं जिनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में विंड की उनमें लेस स्ट्रेंथ होती है, तो वो उसके विंड के साथ फ्लो हो जाते हैं, तो उसे हम इरोजन बोलते हैं कि वो विंड है वो उन स्टोन्स और क्रशेस को अपने साथ लेके बह रही है। व्हेन मैसिव रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, सो वेदरिंग एंड एनी अदर प्रोसेसेस, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड ग्लेशियर्स, विंड वेव्स मूव एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लेसेस। ठीक है, वो उसको दूसरी प्लेस पे ले जाते हैं। एब्रेशन बाय द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस, जैसे रॉक डेब्रिस को गिर रहा है और वो टूट रहा है, तो वो भी वेदरिंग में और मास वेस्टिंग में बहुत हेल्प करते हैं। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स। ओके, ऑफ कोर्स विंड चल रही है और एक स्लोप बना हुआ है, वो स्लोप धीरे धीरे डेन्यूड हो रहा है, वो टुकड़ों में डिवाइड होके बहुत स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंट हो रहा है, तो वो जो होता है उसका जो रिलीफ होता है वो ही डिग्रेड हो रहा है। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। वापस वही आ गया कि वेदरिंग जो है वो प्री कंडीशन नहीं होता इरोजन के लिए, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसको एड जरूर करता है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग इन इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि इसकी वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है किसी भी माउंटेन्स या रॉक सरफेस की, इट इज अ इरोजन दैट इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस चेंज दैट अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। ठीक है, लेकिन ये इरोजन होता है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस अंडरगोइंग चेंज होता है कि यहाँ का मटेरियल एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। एज इंडिकेटेड इन फिगर 6.1, डिनडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। ऑफ कोर्स हमने अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसपोर्टेशन और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट जो हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम देखा था वो उसकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट आउट बाय विंड, रनिंग वाटर। ठीक है, आप देख लीजिए कि किस किस एजेंट से होता है। विंड से होता है, रनिंग वाटर से होता है, ग्लेशियर से होता है, वेव्स से होता है और ग्राउंड वाटर से होता है। ठीक है, रनिंग वाटर से भी होता है, ग्राउंड वाटर से भी होता है। विंड्स, वेव्स एंड ग्लेशियर। विंड्स, वेव्स, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर। लेकिन हम इसको तीन चीजों में डिवाइड करते हैं कि विंड जो हुआ ये तो हुआ एयर, ठीक है, ग्लेशियर हुआ सॉलिड और रनिंग वाटर हुआ हमारा
लिक्विड, ठीक है। ये हम चीज ऐसे डिवाइड कर देते हैं, दे रिप्रेजेंट 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। लेकिन जो हमारे दो बचे वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, ये हम इसको अलग से पढ़ते हैं। तो हम पहले इन तीन को पढ़ते हैं। द इरोजन कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएशन विद द एजेंट टू द सरफेस ऑफ द लैंड अलोंग विद इट मूव्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएशन ऑफ द सरफेस, उस सरफेस के एजेंट में जहां से वो मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज कंप्यूटेड एज के इक्वल्स टू 1/half mv square, where m is the mass and v is the velocity. Hence, the energy available to perform will directly depend on the mass of the material and the velocity with which it is moving. ये डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रोपोर्शनेट दिया गया है। अब द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स ऑफ द इरोजन, जैसे अदर टू हमारे जो बचे थे वेव्स और ग्राउंड वाटर, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। वो जो मोस्टली चीजें क्लाइमेट कंट्रोल होती है, लेकिन ये जो दो हैं ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होता। आप देखेंगे वेव्स हमारा सिर्फ उस लैंडस्लाइड्स को, उस एरिया को इफेक्ट कर सकती है जहाँ पे वो सॉलिड और लिक्विड आके मिल रहा है, मतलब एक ओशन सरफेस और एक माउंटेन मिल रहा हो, वहीं पे वो वेव्स इफेक्ट करेंगी और उसकी वजह से कार्स्ट टोपोग्राफी डेवलप हो जाएगी। कार्स्ट टोपोग्राफी एक रॉकी सरफेस होता है जिस पर वेव्स और लिक्विड ने अपना असर दिखा चुका होता है और उसको बहुत ही डेन्यूट कर दिया होता है, बहुत ही टुकड़ों में डिवाइड कर दिया होता है। उसको जो बचे हुए टुकड़े को बोलते हैं हम कार्स्ट टोपोग्राफी। और ग्राउंड वाटर भी, जिस एरिया में शैलो ग्राउंड वाटर और ज्यादा ग्राउंड वाटर है उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब डिपोजिशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, ठीक है। अब जैसे इरोजन एक फर्स्ट स्टेप है और डिपोजिशन उसका सेकंड होगा। जैसे कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स एक टाइम पे एंड होगी, और जैसी फोर्स एंड होगी तो वो जो हम मटेरियल विंड या फिर कोई भी एजेंट लेके चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट इरोजन होता है, उसके बाद डिपोजिशन होता है। याद रखिएगा कि हैवी मटेरियल जो होता है वो पहले गिरता है एज कम्पेयर टू द लूज मटेरियल, ओके। अब हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? क्रस्ट, अ पेडोलॉजिस्ट हु स्टडी सॉइल डिफाइन सॉइल एज ए कलेक्शन ऑफ द, पहले हम पढ़ते हैं कि सॉइल होती क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस कंटेनिंग लिविंग मैटर एंड सपोर्टिंग और कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट्स। एक सॉइल जो होती है वो बहुत ही कलेक्शंस ऑफ लिविंग मैटर्स होता है, मतलब एक सॉइल एक पर्टिकुलरली अपने खुद में एक टर्म नहीं होती है, उसको बहुत सारी चीजों से बनकर बनाया जाता है और नेचुरली, ओके, नेचर अपने आप वो क्रिएट करता है। सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम इन विच मैनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गो कॉन्स्टेंटली। Soil is a result of the decay. It is also the medium of the growth. It is a changing and developing body. It has many characteristics that fluctuate with the season. हर एक सीजन में अलग टाइप की सॉइल देखते हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो वो सीजन के हिसाब से डिपेंड करती है। इट मे बी अल्टरनेटिव कोल्ड एंड वार्म और ड्राई एंड मॉइस्ट। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्लोड और स्टॉप्ड इफ द सॉइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई, ठीक है। सॉइल्स की भी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके हिसाब से वो वर्क करती है। इफ वो ज्यादा कोल्ड हो गई या वो ज्यादा ड्राई हो गई तो वो फिर अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचुरल इनहैबिटेशन खो देती है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस व्हेन लीफ फॉल्स और ग्रीन ग्रासेस डाई। जैसे ही वहाँ पे मोट ज्यादा डिकेइंग होगा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम खाद भी बोलते हैं, वो ज्यादा उसमें बनेगी और जिसकी वजह से उसका सॉइल जो एनरिचमेंट कंटेंट है वो भी ज्यादा होगा। द सॉइल केमिस्ट्री, द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, द सॉइल फ्लोरा एंड फौना, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑल चेंजेस विद द सीजन। अब हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्म कैसे होती है। सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनोसिस डिपेंड फर्स्ट ऑन वेदरिंग, ठीक है। सबसे ऊपर वेदरिंग होगा क्योंकि एक रॉक सरफेस है उसको वेदरिंग हो रहा है, वो डेनटेशन हो रहा है, वो इतने ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड हो रहा है। वो क्रिस्टल्स जैसे ही हमारी सरफेस पे आके गिरेंगे तो वो और चीजों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते चले जाएंगे। फर्स्ट द वेदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया। पहले वो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होगा उसमें, फिर अदर इंफीरियर प्लांट्स लाइक बॉडीज, मोलसेस और लिचेंस जो, ठीक है, वहां पर उसको इफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो और ब्रेक डाउन होगा। सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म टेक शेल्टर विद इन द मेंटल एंड डिपॉजिट। द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन। माइनर ग्रासेस एंड फर्न्स में ग्रो लेटर, बट बुशेस एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू सीड बॉट एंड बाय बर्ड्स एंड विंड्स, ठीक है। तो हर, जैसे हम बोलते हैं कि नेचर जो है अपने आप में हीलिंग होता है, तो ऐसे ही जो सॉइल होता है वो इतने जो हमारी साइकिल चल रही होती है उससे इफेक्ट होता है, वो खुद ही मेड होता है। अब हम ये देख सकते हैं बस कि सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, देयर आर 5 सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी। अब देख लीजिए पेरेंट मटेरियल ऑफ कोर्स जो जिस रॉक से वेदरिंग होके स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स डाउन में गिर रहे हैं तो उन क्रिस्टल्स की खुद की पेरेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सॉइल को अफेक्ट करेगी। टोपोग्राफी, कि वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, वहाँ कितने हाइट पे क्या चीज हो रही है, वो चीज उसको अफेक्ट करेगी। वहाँ का क्लाइमेटिक रीजन क्या है, वहाँ पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, ड्राई एरिया है, वहाँ कोल्ड टेम्परेचर है, वो अफेक्ट करेगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, की वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी इंटेंसिटी से वर्क करती है, वो वेजिटेशन कवर वहाँ पे ज्यादा है या फिर वहाँ ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहते हैं या बैक्टीरिया, और टाइम, कितने टाइम से किस सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो। हम पढ़ते हैं पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर।
आप ये देखेंगे पैसिव कंट्रोल फैक्टर होता है, ठीक है, जितने भी ऑन साइड वेदर रॉक डेब्रिस होते हैं और ट्रांसपोर्टेड डेब्रिस, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज द मिनरल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रिस। जो रॉक डेब्रिस गिरा है उनके इन सारे कंपोजिशन पे वो डिपेंड करता है। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर क्या है और वेदरिंग का डेप्थ क्या है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी जैसे हमने अभी बताया, लाइक अ पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। ये भी अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय द पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट, ठीक है। अब आप टोपोग्राफी को इस तरीके से देख लीजिए कि उस रॉक डेब्रिस के ऊपर सनलाइट या फिर क्लाइमेटिक या फिर वेजिटेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो ज्यादा सनलाइट की से एक्सपोजर में है तो वो कैसे बिहेव करेगी, वो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगी या वो ज्यादा एक्सपेंड होगी, वो अपने दूसरे मटेरियल को आगे पुश करेगी या पुल करेगी। सॉइल्स विल बी थिन on steep slopes and thick on flat upland areas. Over gentle slopes when erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is very favorable. Okay, ये gentle slopes में ज्यादा favorable होता है। अब हम climate पढ़ते हैं। Climate is an important active factor, ठीक है, वो दोनों passive factor थे, लेकिन climate जो है वो active factor है। The climate elements involved in the soil development are moisture in terms of its intensity. Climate से हमारा क्या है, climate में precipitation भी include करते हैं, तो वो moisture content जो soil का होता है वो climate की वजह से ही depend करता है, और वहाँ का temperature कैसा होता है। Precipitation gives soil its moisture content which make the chemical and biological activities possible. Excess of the water help in downward transportation of soil components of the soil. Elevation हम बोलते हैं कि जब वाटर की वजह से जो soil का component होता है वो extreme transport हो जाता है downward में and deposits like same down below. अगर वो transportation तो नीचे उसे alluvial बोलते हैं और वो deposit हो रहा है तो उसे elevation बोलते हैं। इन दोनों का difference आप याद रखिएगा। क्लाइमेट एक एक्टिव एजेंट है जबकि टोपोग्राफी और हमारा पेरेंट मटेरियल वो एक पैसिव फैक्टर है। इन केमिकल्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी हैवी क्लाइमेट कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ये सारी चीजें जो है वो भी डिपेंड बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ द सिलिका इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल। इन सारी चीजों प्रेसिपिटेशन इन सारी चीजों की वजह से सॉइल अपनी कैरेक्टरिस्टिक वहां पे बिल्ड करता है। रिमूवल ऑफ द सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डीसिलिकेशन, ठीक है। अगर आप एक्सेस रेन हो रही है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे जो सॉइल वाटर के साथ बहा देगा, तो ऐसे ही उसको रिमूवल ऑफ सिलिका को हम एक तरीके से डीसिलिकेशन बोलते हैं। अब हम जैसे अब यहाँ पे टेम्परेचर्स भी दो वे में अफेक्ट करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटीज इंक्रीज इन द हायर टेम्परेचर, रिड्यूस्ड इन द कूलर टेम्परेचर, ठीक है। कूलर टेम्परेचर में रिड्यूस हो जाएगी और हायर टेम्परेचर में वो इंक्रीज हो जाएगी। हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं। द लास्ट वन, द वेजिटेशन कवर एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑल्सो एट द लेटर स्टेज हेल्प इन एडिटिंग ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर, रिटेंशन एंड नाइट्रोजन। जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो कुछ ना कुछ सॉइल में एक मटेरियल ऐड करती हैं, जैसे एडिंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मॉइस्चर हो गया या नाइट्रोजन हो गया, अपने अपने इस एरिया के हिसाब से। डेड मटेरियल डेड प्लांट प्रोवाइड्स ह्यूमस, द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल, और सम ऑर्गेनिक एसिड व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल ऑफ द सॉइल parent material. Intensity of the bacterial activity show up differences between soils of cold and warm climate, ठीक है। बैक्टीरियल एक्टिविटी ही भी ये शो करती है कि डिफरेंसेस क्या है सॉइल के एक कोल्ड और वार्म क्लाइमेट में। ह्यूमस एक्यूमुलेट इन कोल्ड climate as bacteria growth is slow with undecomposed organic matter because of the low bacterial growth layers of the peat developed in a subarctic tundra climate, ठीक है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर में एक subarctic और टुंड्रा क्लाइमेट जो एजिटेशन होता है जो कि ऊपर वाला होता है वहां पे पीट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते तो वो भी सॉइल के ही अंदर रहता है, तो उसके हिसाब से ही वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ एक राइजोबियम ही नहीं है, कितने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते होंगे जो हम अभी सॉइल्स में रह रहे हैं, सॉइल्स को देखते हैं उसको। एक लास्ट यहाँ पे फैक्टर है टाइम का। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ द टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइन मैच्योराइजेशन ऑफ द सॉइल्स एंड profile development. A soil became mature when all soil forming processes act for sufficiently long time developing profile. एक पर्टिकुलर ऐसा बार नहीं है कि हम ये बोल सके कि इतने टाइम में एक सॉइल डेवलप होती है, ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि जितना ज्यादा सॉइल्स उस एरिया में रहेंगी या उससे उन सारी जो चीजें हैं वो उसको अफेक्ट करेगा तो सॉइल अच्छे प्रोफाइल में डेवलप होगी। सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिट एलुवियल ग्लेशियल टेल आर कंसिडर्ड यंग, ठीक है। जो अभी रिसेंटली ये डेंड्रिटिक रॉक्स है, एलुवियल ग्लेशियल टेल है, उसके से जो बनती है वो यंग और नो हॉरिजॉन्स और पुअरली डेवलप हॉरिजॉन उसमें माना जाता है, ठीक है। लेकिन वापस जैसे हमने बताया नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने अभी सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स देखे जो होते थे, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। हमने देखा कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भी चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी ये
खत्म हुआ है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन करेंगे। ये काफी टेक्निकल चैप्टर है। जितना भी हम इस एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वो जब हम जीसी लियोंग कवर करेंगे तो आपके अच्छे से और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जीसी लियोंग में ज्यादा डिटेल में बताया गया है। ओके, सो डू लाइक इट guys, and thank you for watching. Take care.